दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज को लेकर आया हूं जिसको लेकर पिछले 1 साल से आप लोगों की डिमांड आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सीरीज के तीनों सीजन्स को एक्सप्लेन करके तैयार कर लिया है, इसीलिए एक के बाद एक बिना किसी गैप के मैं इस सीरीज को आपके सामने लेकर आऊंगा। ये सीरीज मेरे हिसाब से अपनी कैटेगरी की सबसे फाइनेस्ट सीरीज है। इसे देखने के बाद आप इसे दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एपिसोड 1, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। तो कहानी की शुरुआत जंगलों के बीचों बीच बसे एक टाउन को दिखाते हुए होती है, जहां शाम होते ही और हल्का सा अंधेरा पड़ते ही बॉयड नाम का एक शेरिफ हाथ में एक घंटी लेकर टाउन में निकल पड़ता है। साथ ही घंटी की आवाज सुनते ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं। उसी समय वहां का डाइनर यानी जहां लोग खाना खाने आते हैं वो भी बंद हो रहा होता है। तभी अंदर हमें सैरा नाम की एक लड़की दिखती है जो डाइनर के दरवाजे पर लगे ताबीज को चेक करती है और फिर वहां से निकलने लगती है। साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि वहां रखा एक रेडियो अचानक अपने आप चालू होकर एक गाना बजाने लगता है। दूसरी तरफ टाउन के एक छोटे से हॉस्पिटल में एक डिमेंशिया पेशेंट मिस्टर ल्यू अपने बेटे कैनी के साथ चेस खेल रहे होते हैं। कैनी असल में गांव का डेप्यूटी भी है और बॉयड का राइट हैंड माना जाता है। खैर, अब शाम होने की वजह से वहां की डॉक्टर क्रिस्टी आती है और उनसे गेम बंद करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये बात मिस्टर ल्यू को अच्छी नहीं लगती और वो बचकाने अंदाज में रिएक्ट करने लगते हैं, जो उनकी ओल्ड एज और बीमारी की वजह से नॉर्मल है। लेकिन आखिरकार वो क्रिस्टी की बात मानकर वहीं हॉस्पिटल में मौजूद अपने रूम में वापस चले जाते हैं, जहां दूसरी नर्स जीना उनकी केयर करती है। थोड़ी देर क्रिस्टी से बात करने के बाद कैनी भी हॉस्पिटल से निकलने लगता है। यहाँ हम क्रिस्टी और कैनी के बीच एक हल्का सा इमोशनल कनेक्शन भी महसूस कर सकते हैं, जैसे दोनों को एक दूसरे की काफी फिक्र हो। फिर हॉस्पिटल का गेट बंद करने के बाद क्रिस्टी भी बाहर लगे ताबीज को ध्यान से चेक करती है और अंदर चली जाती है। यानी साफ समझ में आता है कि ये ताबीज इस टाउन में बहुत ही खास है, पर क्यों और किस लिए ये हमें आगे पता चलेगा। आगे जब कैनी बॉयड के पास पहुंचता है तो बॉयड दूरबीन से एक कॉलोनी हाउस को देख रहा होता है, जहां एक ही बिल्डिंग में बहुत से लोग साथ में रहते और मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर शाम ढलते ही वो लोग भी जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। यानी इस टाउन में 2 टाइप के लोग हैं, कुछ अपने अपने अलग घरों में रहते हैं जबकि कई लोग मिलकर कॉलोनी हाउस में रहते हैं, जहां एक तरह की कम्युनिटी लाइफ चलती है। इसके बाद बॉयड अपने स्टेशन की तरफ निकल जाता है, जिसके बाहर लगे बोर्ड पर लिखा होता है नाइट्स विदाउट इंसिडेंट्स 96, यानी टाउन के अंदर बिना किसी हादसे के 96 रातें शांति से बीत चुकी हैं। अब टाउन के बार में हम फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं, जो ज्यादा दारू पीकर वहीं सोया पड़ा होता है। अब बार टेंडर उसे लात मारकर उठाने की कोशिश करता है, पर जब फ्रैंक नहीं उठता तो बार टेंडर भी अपनी शॉप में लटका ताबीज चेक करता है और जल्द ही जगह को बंद करके चला जाता है। फिर दारू की वजह से फ्रैंक घर नहीं पहुंच पाता, जबकि उधर उसके घर पर उसकी बीवी लॉरेन और छोटी बेटी मेगन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लॉरेन अपने पति से पहले से बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब फ्रैंक नहीं आएगा तो वो मजबूरी में घर के सभी दरवाजे खिड़कियां ठीक से लॉक कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात में मेगन अपने कमरे में होती है और तभी उसे खिड़की के बाहर से अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे खिड़की खोलने के लिए कह रही होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ठंड लग रही है। लेकिन लॉरेन ये देखकर मेगन को रोकने की कोशिश करती है और मेगन को भी एक पल के लिए लगता है कि बाहर जो औरत खड़ी है वो बिल्कुल उसकी असली दादी जैसी नहीं दिखती, और इतने में वो खिड़की खोल देती है। और जैसे ही खिड़की खुलती है, दादी का चेहरा अचानक एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो घर में घुसकर मेगन पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद सीन कट होकर अगली सुबह पर आता है, जहां हम एक वैकेशन वैन यानी आरवी के अंदर जिम और टैबी नाम के एक कपल को देखते हैं। वो अपनी टीनेज बेटी जूली और छोटे बेटे ईथन के साथ रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं। अब रास्ते में जूली ईथन को मॉन्स्टर की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में टैबी उसे समझाती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता, जिससे ईथन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जूली का अपने माता पिता से थोड़ा डिस्टेंस्ड और रिबेल टाइप का रिश्ता है, वो उनसे इतनी इमोशनली कनेक्टेड नहीं लगती। उधर टाउन में जब फ्रैंक अपने नशे के खत्म होने के बाद सुबह उठकर आखिरकार घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। फ्रैंक को लगता है कि शायद कोई नॉर्मल वजह होगी, लेकिन तभी बॉयड गुस्से में उसके पास आता है और सबके सामने उसे 2 थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो उसे ऊपर ले जाकर मेगन और लॉरेन की लाशें दिखाता है।
जिन्हें रात को मॉन्स्टर ने बुरी तरह से फाड़कर मार डाला था। ये देखकर अब फ्रैंक फूट फूट कर रोने लगता है, जबकि बॉयड इतना गुस्से में होता है कि वो वहीं फ्रैंक को मार डालना चाहता था, लेकिन कैनी बीच में आकर उसे रोक देता है। फिर बॉयड कैनी को कहता है कि फ्रैंक को जेल में डाल दो, और ऐसा कहकर जब वो नीचे उतर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात गांव के फादर खतरी से होती है। अब बॉयड उन्हें ऊपर जाने को कहता है, जबकि खुद इमोशनल होते हुए वो घर के अंदर लगे ताबीज को उतारकर अपने साथ ले जाता है। यहीं पर हमें साफ समझ में आता है कि ये ताबीज इस टाउन के लिए कितनी जरूरी है। हर घर, दुकान, हॉस्पिटल, बार, हर जगह इन्हें लगाया जाता है ताकि रात के समय बाहर घूमने वाले ये इंसान नुमा मॉन्स्टर्स अंदर ना घुस सके। इन ताबीजों को किसी तरह की पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव एनर्जी का सोर्स माना जाता है, जो क्रिएचर्स को दरवाजे के बाहर ही रोक देती है। लेकिन अगर कोई इंसान मेगन की तरह खुद खिड़की या दरवाजा खोल दे तो फिर कोई ताबीज उसे बचा नहीं सकता। पर यह सब भी इस सीरीज का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि असली कहानी तो आगे शुरू होती है। अब दूसरी तरफ जिम, टैबी और उनका परिवार अभी भी सड़क पर सफर कर रहा होता है। अब वो एक जगह पहुंचते हैं जहां सड़क के बीच में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ रास्ता रोक रहा होता है। फिर पूरा परिवार नीचे उतरकर पेड़ को देख रहा होता है। फिर तभी ऊपर पेड़ों पर से बहुत सारे कौवे आकर जोर जोर से शोर करने लगते हैं, जो एक तरह का अनलकी साइन जैसा लगता है। ये माहौल सबको काफी अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो लोग वापस अपनी आरवी में बैठकर एक दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा पीछे उन्होंने कोई कट या मोड़ छोड़ा था जहां से वो निकल सकते हैं, इसलिए वो उसी तरफ निकल जाते हैं। उधर बॉयड अब कॉलोनी हाउस की ओर निकल जाता है, जहां एक स्ट्रॉन्ग महिला डोना सबको लेकर रहती है। यहाँ बॉयड और डोना की केमिस्ट्री से साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई टेंशन भरी हिस्ट्री है। खैर, बॉयड असल में यहाँ पर अपने बेटे एलिस से मिलने आया होता है, इसलिए ऊपर जाकर वो देखता है कि एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा होता है। अब फातिमा बॉयड को देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन एलिस अपने पिता से किसी पुरानी वजह से बहुत नाराज है, इसलिए वो बॉयड से बात तक नहीं करता और उसके आने से खुश भी नहीं दिखता। फिर बॉयड एलिस को लॉरेन और मेगन की मौत के बारे में बताता है और उनके फ्यूनरल में आने के लिए कहता है, लेकिन एलिस का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए बॉयड भी मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब दूसरी तरफ अचानक मेन रोड पर टैबी और उसके परिवार के फोन में सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उसी रहस्यमयी टाउन के अंदर आ पहुंचते हैं जिसे हम अभी तक देख रहे थे, और उसी समय लॉरेन और मेगन का फ्यूनरल चल रहा होता है। पर जैसे ही सभी लोग जिम की आरवी को टाउन में घुसते हुए देखते हैं तो वो उसे घूरने लगते हैं। सबके चेहरों पर शॉक साफ दिखाई देता है, क्योंकि बहुत समय बाद कोई नया परिवार इस जगह पर पहुंचा था। इतना ही नहीं, ये अजीब बर्ताव जिम और उसके परिवार को भी नोटिस होता है। खैर, अब जिम नीचे उतरकर बॉयड से बात करता है और हाईवे तक आने जाने के बारे में पूछता है। बॉयड अंदर से बहुत ही शॉक्ड होता है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी वो जिम को उसी रोड पर आगे जाने की सलाह देता है। जिम ये मान लेता है और उसे लगता है कि हाईवे आगे ही होगा। लेकिन जैसे जैसे जिम आरवी को आगे चलाता है, कुछ ही देर बाद वो आरवी फिर घूमकर उसी टाउन के बीचों बीच आकर रुकती है। ये बात जिम और टैबी को बहुत ही अजीब लगती है। अब जिम दोबारा रास्ता पकड़ता है और इस बार डाइनर पर पहुंचकर सैरा से हाईवे का रास्ता पूछता है, लेकिन सैरा बहुत ही अजीब बर्ताव करती है। कुछ जवाब ना देकर वो वहां से चल देती है। इसी दौरान हम सैरा के भाई नाथन को भी देखते हैं, जो गांव के चिकन और बकरियों की देखभाल करता है। उधर जिम बार बार अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार घूम फिरकर वो उसी टाउन के सामने आ जाता है। फिर लगातार 3 बार ऐसा होने पर जिम और टैबी के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब भी हाईवे तक पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन तीसरी बार जब वो फिर से उसी टाउन में लौट आते हैं तो जिम गुस्से में आरवी को उल्टी दिशा में मोड़कर चलाना शुरू कर देता है, जबकि ये सब बॉयड और कैनी दूर से देख लेते हैं और फौरन अपनी कार से उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं। अब जिम आरवी चला ही रहा होता है कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है। फिर टक्कर से बचने में आरवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क से निकलकर पेड़ों से टकराती हुई साइड पर पलट जाती है। इसी भीषण एक्सीडेंट में जिम ड्राइवर सीट पर फंस जाता है। इथन के पैर में लोहे की रॉड घुस जाती है, टैबी बेहोश हो जाती है और जूली भी घायल हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इनके साथ साथ उसी दूसरी कार का भी एक्सीडेंट हुआ था। फिर हम देखते हैं कि उसका ड्राइवर टोबी हड़बड़ाकर कार से निकलता है। वो उल्टी करता है और आगे की ओर जाता है, जहां थोड़ी दूर पर बॉयड और कैनी सड़क पर नेल से ठोक रहे थे ताकि आरवी के टायर पंक्चर हो जाएं और वो जिम को रोककर पूरी सच्चाई समझा सके। लेकिन अब टोबी की हालत को देखकर बॉयड उसे कैनी के साथ तुरंत हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एक्सीडेंट वाली जगह की तरफ दौड़ पड़ता है,
क्योंकि टोबी ने बताया होता है कि वहां एक बड़ा हादसा हुआ है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने पर क्रिस्टी नर्स जीना से कहती है कि वो टोबी की पट्टी करे, जबकि वो खुद कैनी के साथ एक्सीडेंट साइट की ओर निकल जाती है, क्योंकि जख्मी लोगों को संभालने वाली वही एक डॉक्टर है। इधर बॉयड दूसरी कार के अंदर जेड नाम के एक और लड़के को पाता है जो बहुत ज्यादा नशे में होता है और हर किसी को देखकर बस यही कहता है कि वो बहुत सुंदर है। अब हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं होती, लेकिन बॉयड उसे कार में ही हथकड़ी से बांध देता है और जिम की क्रैश हुई आरवी की ओर बढ़ता है, जहां वो जिम और उसके परिवार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू करता है। उधर कैनी, फादर खत्री और क्रिस्टी बॉयड के पास लौटते वक्त रास्ते में एलिस से टकराते हैं और उसे भी एक्सीडेंट के बारे में बताकर साथ ले आते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां तब तक बॉयड जूली को आरवी से सुरक्षित बाहर निकाल चुका होता है। अब फादर खत्री जेड के पास रुकते हैं और कैनी व क्रिस्टी बॉयड के साथ मिलकर टैबी और जिम को भी आरवी से बाहर निकाल लेते हैं। वो देखते हैं कि दोनों को चोट लगी है, लेकिन जान को फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत छोटे ईथन की है, जो बेहोश पड़ा है और उसके पैर में रॉड फंसी हुई है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होने वाला होता है, तो इसी वजह से बॉयड और क्रिस्टी फैसला करते हैं कि ईथन का इलाज वो रात में वही आरवी के अंदर रहकर करेंगे, क्योंकि बॉयड के पास एक ताबीज है, वही टेलिस्मन जो वो मैगन के घर से लाया था। ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसके बिना रात में खुले जंगल में रहना सबकी जान पर भारी पड़ सकता था। अब उनके पास दूसरा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं था, वरना या तो बच्चे को वहीं छोड़ना पड़ता या सबको लेकर भागना पड़ता। फिर बॉयड जिम को समझाता है कि उसकी पत्नी और बेटी को अभी कैनी और बाकी लोग सुरक्षित टाउन में वापस ले जाएंगे, क्योंकि रात में जंगल बहुत ही खतरनाक हो जाता है और वो और बच्चों को दफनाना नहीं चाहता। शुरू में जिम को बॉयड की बातें बढ़ा चढ़ाकर कही हुई लगती हैं और वो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब बॉयड बहुत ही गंभीर तरीके से बार बार चेतावनी देता है, तब जिम को समझ में आ जाता है कि यहाँ वाकई कुछ बेहद डरावना है। लेकिन टैबी ईथन को किसी अजनबी के भरोसे छोड़ने में हिचक रही थी, इसलिए जिम खुद भी वहीं आरवी के पास रुकने का फैसला करता है, जबकि टैबी और जूली को वो कैनी, फादर खत्री और एलिस के साथ टाउन की तरफ भेज देता है। उधर हॉस्पिटल में सैरा टोबी के पास आती है, उसके पास बैठकर उसे किस करती है, फिर अजीब तरह से सॉरी बोलती है और अचानक उसे चाकू से मारकर जान से मार डालती है। उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से लगता है जैसे कोई उसे अंदर से कंट्रोल कर रहा हो या मजबूर कर रहा हो। इसी बीच जब कैनी सबको लेकर गांव की तरफ लौट रहा होता है, तो वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले बॉयड और कैनी ने सड़क पर नेल्स ठोके थे। असल में कैनी उन्हें हटाना भूल गया था, इसलिए नतीजा ये हुआ कि उनकी कार का टायर वहीं पंक्चर हो जाता है और अब तक पूरी तरह से अंधेरा भी हो चुका होता है। फिर अंधेरा देखते ही एलिस, खत्री और कैनी तुरंत फैसला करते हैं कि वो कार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए वो जेड, टैबी और जूली को जल्दी से कार से बाहर निकालकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बस हमारे साथ भागते रहो, पीछे मत देखो, और चाहे तुम्हें कितनी भी जानी पहचानी आवाज आए, कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए या सामने कोई अपना दिखे, किसी पर भरोसा मत करना, किसी के पास मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं होंगे। इधर आरवी के अंदर बॉयड लॉरेन के घर से लाया हुआ ताबीज खिड़की के पास टांग देता है। इधर क्रिस्टी ईथन के पैर से रॉड निकालने की तैयारी करते करते नोटिस करती है कि उसे अचानक से दौरे पड़ने लगे हैं। फिर जैसे जैसे बाहर घना अंधेरा हो जाता है, वैसे वैसे जंगल से इंसानी शक्ल वाले मॉन्स्टर्स मुस्कुराते चेहरों और पुराने कपड़ों में धीरे धीरे आरवी के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी के साथ सीजन 1 का पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो इंसानों जैसे ही दिखते हैं और लोगों को मीठी बातों से गेट या खिड़की खोलने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, जैसे उन्होंने मेगन के साथ किया था। उधर रात में आरवी के बाहर ऐसे ही कई मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में बातें करते हुए आते हैं और उनकी आवाज सुनकर जिम को लगता है कि गांव के और लोग मदद के लिए आए हैं, इसलिए वो गेट खोलने लगता है। ठीक उसी समय बॉयड उसका गला पकड़कर उसे रोक देता है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद ही रहने देता है। उधर कैनी और बाकी लोग भागते भागते कॉलोनी हाउस के पास पहुंच जाते हैं, जहां जेड पहले से ही नशे में था। ऊपर से गिरने से उसके सिर में हल्की सी चोट लगती है और वो धीरे धीरे बेहोशी में जाने लगता है। अब डोना पहले उन सबके लिए गेट खोलने से मना कर देती है, क्योंकि उसे शक रहता है कि कहीं ये भी मॉन्स्टर्स ना हो। लेकिन इसी दौरान असली मॉन्स्टर्स जूली के बिल्कुल पास आ पहुंचते हैं और उसका नाम लेकर उसके दिमाग से खेलते हुए उसे उकसाने लगते हैं। लेकिन इतने में फातिमा डोना को समझाती है और आखिरी समय पर गेट खुलवाकर कैनी, जेड, एलिस, जूली, फादर खत्री और टैबी को अंदर ले आती है।
पर फिर भी टैबी और जूली को अभी तक ठीक से समझ नहीं आता कि बाहर क्या चीज उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि दूर से वो बिल्कुल आम इंसानों जैसे दिखते हैं। खैर, अब सुरक्षा के लिए डोना, जेड, टैबी और जूली इन 3 नए लोगों को बांधने का फैसला करती है, क्योंकि इन्हें अभी इस जगह की सच्चाई का अंदाजा नहीं है और उनकी छोटी सी गलती से बाकी सबकी जान जा सकती है। अब टैबी को डोना के कमरे में बांधा जाता है, जबकि जेड को एक बेड से बांध दिया जाता है, क्योंकि वो अभी भी नशे में था और चोट की वजह से कभी होश और कभी बेहोशी की हालत में होता है। वहीं जूली को किचन में बांधा जाता है। खैर, किचन में अचानक विक्टर नाम का एक अजीब सा आदमी पीचेस ढूंढते हुए आता है, जो कि उसका इनाम था। यहाँ उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका देखकर साफ लगता है कि उसका मानसिक संतुलन थोड़ा असामान्य है, जिस वजह से जूली उससे बहुत डर जाती है। तभी फातिमा वहां पहुंचती है और विक्टर को डांट कर बाहर भेज देती है ताकि जूली शांत हो सके। इसके बाद फातिमा जूली को थोड़ा कंफर्ट करते हुए उसे एलिस के कमरे में लेकर जाती है और उसे बताती है कि एलिस बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। जूली उसकी ड्राइंग्स देखकर इम्प्रेस भी होती है। फिर यही फातिमा उसे मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल में समझाती है कि वो कैसे लोगों को मीठी मीठी बातें करके अपना चेहरा किसी अपने आदमी जैसा बनाकर घर में बुलाते हैं और फिर उनकी जान ले लेते हैं। उधर आरवी के अंदर मॉन्स्टर्स की आवाजें और खिड़कियों पर उनकी हलचल देखकर क्रिस्टी बुरी तरह से डर जाती है। उसे लगता है कि अब वो सब नहीं बचेंगे, लेकिन फिर बॉयर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि जब तक ताबीज लटका है और दरवाजा खिड़की बंद हैं, वो सुरक्षित हैं। फिर अपने आप को संभालते हुए क्रिस्टी आखिरकार ईथन के पैर में घुसी हुई रॉड निकाल देती है और टांके लगा देती है। बाद में ईथन होश में आकर बताता है कि जब उसे दौरा पड़ा था तो उस दौरान उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी जगह चला गया हो, जहां दीवारों पर कई अजीब सी पेंटिंग्स थी। ये सुनकर बॉयर्ड और क्रिस्टी दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि उसे इससे पहले कभी दौरे नहीं पड़े थे। अब सीन फिर से कॉलोनी हाउस में कैनी पर जाता है, जहां वो एलिस से बहस कर रहा होता है, क्योंकि सब उस पर गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन एलिस उल्टा कैनी पर ही इल्जाम लगाता है कि उसके बिछाए हुए नेल्स की वजह से वो लोग लेट हुए हैं और आज लगभग मर ही जाते। पर फिर कुछ देर के बाद एलिस एक शराब की बोतल कैनी को थमाता है और कहता है कि शायद उससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। इसके बाद फादर खत्री भी कैनी के पास आकर बैठते हैं, उसे समझाते हैं और दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। बातों बातों में कैनी अपनी पुरानी जिंदगी और इस टाउन तक पहुंचने की कहानी बताता है। वो बताता है कि असल दुनिया में उसके पिता मिस्टर ल्यू को डिमेंशिया हो गया था, जिसकी वजह से एक बार वो घर से निकलकर कहीं दूर चले गए और फिर उन्हें वापस लाने के लिए कैनी और उसकी माँ दोनों अपनी कार से दूसरे शहर गए थे, जहाँ लौटते समय उन्हें भी रास्ते में वही अजीब पेड़ दिखाई दिया, जिसके बाद से ही उनका परिवार इस टाउन में फंस गया। कैनी मानता है कि उसे अपने पिता की बीमारी से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर कभी हॉस्पिटल में रहते हुए मिस्टर ल्यू भूलवश अपनी खिड़की या दरवाजा खुला छोड़ दें तो ये सीधे उनकी जान पर खतरा बन सकता है। अब फादर खत्री उसे पॉजिटिव रहने और खुद को दोष ना देने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टर ल्यू अभी भी जीना के साथ चेस खेल रहे होते हैं। फिर अचानक उन्हें अपने बेटे की याद आने लगती है, तो जीना उन्हें शांत करके उनके कमरे में वापस लेकर जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि सैरा ने टोबी को बेरहमी से मार डाला है। साथ ही उसे स्टैब करने के बाद भी वो लगातार यही दोहरा रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास खुद को और सबको बचाने का यही एक रास्ता था। और इसके बाद वो घर में वापस आ जाती है। दूसरी तरफ डोना टैबी को पूरी कहानी समझा रही होती है। वो बताती है कि इस गांव में मौजूद सभी लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और उन सबको भी पहले रास्ते में वही मनहूस पेड़ दिखा था, जिसके ऊपर बहुत सारे कौवे आकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसी के बाद वो सभी लोग इस टाउन में आकर फंस गए। यहाँ के मॉन्स्टर्स हर रात निकलते हैं और लोगों का शिकार करते हैं और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन टैबी को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं हो रहा होता, तो डोना अपनी बहन की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि उसकी बहन बहुत ही डेयरिंग वाली थी। उसने एक बार भालू के दांत तक अपने हाथ से तोड़ दिए थे। लेकिन एक दिन दोनों बहनें इस टाउन में आ गईं और तब तक रात भी हो चुकी थी। डोना टैबी से कहती है कि तुम लोग तो लकी हो कि दिन में यहाँ पहुंचे, वरना अगर रात में फंसते तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचता। अब डोना अपने बारे में याद करते हुए बताती है कि रात में उनकी कार के आगे एक आदमी आकर खड़ा हो गया था, जो वहां से हट ही नहीं रहा था। फिर पहले तो उसे लगा कि उसकी बहन गुस्से में गाड़ी चढ़ा देगी, लेकिन उसकी बहन मजाक मजाक में उसे डराने के लिए कार से बाहर चली गई। असली डर तब लगा जब पता चला कि वो आदमी असल में एक मॉन्स्टर था। उसने अचानक डोना की बहन पर टूटकर उसकी बॉडी को बुरी तरह से फाड़ दिया
और पूरी रात बाकी मॉन्स्टर्स मिलकर उसकी बहन को टॉर्चर करते रहे। उसकी चीखें डोना को लगातार सुनाई देती रहीं। अब डोना बताती है कि ये मॉन्स्टर्स सिर्फ मारने नहीं आते, ये शिकार को पहले तकलीफ देते हैं, फिर उन्हें टॉर्चर करना ही इनको मजा देता है। जैसे इंसान अपने मजे के लिए हिरण या किसी जानवर का शिकार करता है, वैसे ही ये इंसानों के साथ करते हैं। खैर, इधर कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर अपने कमरे में बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है और शायद यही वो जगह हो सकती है जिसे ईथन ने अपने दौरे के दौरान देखा था, जहां उसे अजीब अजीब सी पेंटिंग्स दिखी थी। फिर कुछ देर के बाद वो सो जाता है और आरवी में भी बॉयड, क्रिस्टी, जिम और ईथन सब धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। यानी रात किसी तरह से कट जाती है और सुबह हो जाती है। फिर सुबह होते ही बॉयड, क्रिस्टी और जिम ईथन को लेकर आरवी से बाहर निकलते हैं। उसी समय फादर खतरी, कैनी, टैबी और जूली भी वहां पहुंच जाते हैं और पूरा परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होता है, क्योंकि रात भर सबको एक दूसरे की फिक्र लगी हुई थी। उधर हम देखते हैं कि सैरा को अब भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है जो उससे बातें करती हैं। उन्हीं आवाजों ने उससे कहा था कि अगर वो टोबी को मारकर हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देगी तो वो लोग उसे और सबको घर जाने देंगे। असल में ये मॉन्स्टर्स उसके दिमाग से खेल रहे थे ताकि दरवाजा खुला रह जाए और वो अंदर घुस सके। सैरा ये सब अपने भाई नाथन को बताती है कि वो टूट चुकी है, गिल्टी महसूस कर रही है और बर्ताव भी अजीब हो चुका है। फिर नाथन उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर रात को हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देने की वजह से जब सुबह क्रिस्टी, कैनी और फादर खतरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर सिर्फ मिस्टर लियू, नर्स जीना और टोबी की लाशें मिलती हैं, जिन्हें मॉन्स्टर्स ने बुरी तरह से नोच नोच कर मार डाला था। लेकिन अभी किसी को पता नहीं होता कि टोबी को असल में सैरा ने स्टैब करके मारा था। खैर, अब अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर कैनी टूट जाता है। वो जोर जोर से रोते हुए अपने पिता की लाश से लिपट जाता है और बाद में गुस्से और दुख में पास के एक पेड़ पर लगातार कुल्हाड़ी चलाने लगता है। यही शॉट एपिसोड की शुरुआत में भी फ्लैश के तौर पर दिखाया गया था। अब कुछ देर के बाद बॉयड उसके पास आता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर कैनी अपने पिता और उनकी बीमारी के बारे में थोड़ी बात करके वहां से चला जाता है। इसके बाद बॉयड भी लौटकर अपने ऑफिस में जाता है, जहां उसकी नजर दीवार पर टंगी एक छोटी बोट की चाबी पर पड़ती है और वो अपनी पत्नी एबी की याद में खो जाता है। फिर एपिसोड के आखिरी हिस्से में हम ईथन को कॉलोनी हाउस के अंदर आराम से बैठा देखते हैं। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है तो उसे अपनी ही उम्र का एक रहस्यमयी लड़का दिखाई देता है, जिसने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे थे। वो लड़का ईथन को देखकर हल्के से मुस्कुराता है और ईथन भी मुस्कुराकर जवाब देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 चूजिंग डे। एपिसोड 3 की शुरुआत फिर रात के माहौल से होती है। हम देखते हैं कि जिम और उसका परिवार अब भी कॉलोनी हाउस के अंदर ही है, जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में ज्यादा दखल नहीं देते। यहाँ तक कि एक बूढ़ी महिला को एक जवान लड़के के साथ इंटीमेट होते देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इस जगह पर सबने अपने अपने तरीके से सर्वाइवल करना सीख लिया है। इसी दौरान टैबी को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। घबराकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो पैनिक में आ जाती है, जिसके बाद जिम उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है। उधर जेड, जो अभी तक बेहोश था और बेड से बंधा हुआ था, वो होश में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे डोना गुस्से में आकर उसके पास पहुंचती है। वो उसे शांत करवाने की कोशिश करती है और फिर उसे धीरे धीरे मॉन्स्टर्स और इस टाउन की सच्चाई समझाने लगती है। फिर सुबह होते ही बॉयड की आंखें खुलती हैं और वो टाउन के बीचों बीच रखे एक बॉक्स को देखता है। असल में पुराने समय में बॉयड ने एक रूल बनाया था कि अगर किसी इंसान की लापरवाही या गलती से किसी और की जान जाती है तो सजा के तौर पर उसे रात भर उस बॉक्स में बिना ताबीज के बंद किया जाएगा। यानी आज पहली बार ये रूल लागू होने वाला है, क्योंकि फ्रैंक की शराब और गैर जिम्मेदारी की वजह से ही उसकी पत्नी लॉरेन और बेटी मेगन की मौत हुई। खैर, अब बॉयड जेल में जाकर फ्रैंक को उठाता है, जहां फ्रैंक टूट चुका था और उसे अपनी गलती से परिवार के खोने का बहुत ही पछतावा था। अब वो बॉयड से कहता है कि उसकी पत्नी लॉरेन बॉयड को बहुत पसंद करती थी और उसे हमेशा भरोसा दिलाती थी कि बॉयड एक दिन इस टाउन के सभी लोगों को बाहर निकालने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। खैर, उधर कॉलोनी हाउस में डोना पूरी रात जेड को समझा रही होती है कि ये कोई प्रैंक या शो नहीं है, सचमुच की जगह है और टोबी अब जिंदा नहीं है। लेकिन जेड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब किसी बड़े सेट का शूट हो रहा सर्कस या शो है। सब लोग एक्टर हैं और टोबी कहीं कैमरे के पीछे बैठा उसे बेवकूफ बना रहा है। इसलिए अब वो इसी मूड में एक लड़की की साइकिल उठाकर टाउन में घूमने निकल पड़ता है। इधर ईथन को एक बार फिर वही सफेद कपड़े वाला लड़का दिखाई देता है
जो खिड़की के बाहर खड़ा उसे देखकर मुस्कुराता है। इसके बाद ईथन भी उसे देखकर हाय बोलता है। अब ये बात बहुत ही अजीब है क्योंकि उस लड़के को सिर्फ ईथन ही देख पा रहा है, बाकी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। लेकिन ये वो मॉन्स्टर भी नहीं था क्योंकि वो दिन में नहीं आ सकते थे। अब सीन मिसेस लिव पर जाता है जो टाउन के डाइनर में सबके लिए खाना बनाती है। फिर कैनी से बात करते समय वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पति मिस्टर लिव की मौत से वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। तभी सैरा डाइनर में आती है। वो यहाँ काम तो करती है लेकिन साथ साथ कभी कभी हॉस्पिटल में भी मदद कर लेती थी। इसी वजह से पिछली रात वो टोबी के साथ वो सब कर पाई जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता था। इधर कॉलोनी हाउस में फादर खत्री जिम और टैबी से बात करते हैं। वो बताते हैं कि अब उन्हें टाउन वालों के सामने ये चुनना होगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं या अलग किसी घर में। अगर वो कॉलोनी हाउस चुनते हैं तो सब चीजें मिलजुल कर शेयर करनी होंगी, और अगर वो टाउन में रहेंगे तो एक घर उनका अपना होगा, लेकिन ज्यादातर जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अब जूली जिद करती है कि उसे भी उनके साथ जाना है, लेकिन टैबी और जिम उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। वो सीधा फैसला करते हैं कि परिवार टाउन में अलग घर में रहेगा। अब जूली की राय को इग्नोर किया जाना उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर फिलहाल के लिए फादर खत्री जिम और टैबी को टाउन में मौजूद खाली घर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ जेट को अब भी सब कुछ मजाक जैसा लग रहा होता है, इसलिए अब वो मिसेज लिव के डाइनर में पहुंचता है और लाइन में खड़े होने की बजाय सीधे आगे बढ़कर खाने की प्लेट लेने लगता है। इसी बीच डाइनर में लगा पुराना रेडियो धीरे धीरे गाना बजा रहा होता है, जो इस सीरीज के आने वाले सीजन्स की स्टोरी में काफी मायने रखेगा, क्योंकि इस सीजन में इसका कोई खास कनेक्शन आपको नहीं दिखाया जाएगा। तभी मिसेस लिव उसे कैंटोनीज में डांटती हैं और मारकर उसे लाइन में लगने को कहती हैं। साथ ही जेट का ये नॉनसेंस रवैया सबको अजीब और खतरनाक लगता है। ज्यादातर लोग और खासकर कैनी अब ये मानने लगते हैं कि अगर जेट जल्दी नहीं समझा तो वो जल्दी ही मारा जाएगा, क्योंकि उसे ना रूल्स का अंदाजा है और ना ही खतरे पर भरोसा। इसी बीच सैरा की नजर अपने भाई नाथन पर पड़ती है, जो उसी के बारे में सोचते सोचते डाइनर तक चला आया था। फिर सैरा उसे वापस जाकर जानवरों की देखभाल करने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाउन वालों को उस पर जरा भी शक हो। तभी फादर खत्री जिम और टैबी को टाउन में घुमाते हुए रूल्स समझा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बीच में रखे हुए उसी लोहे के बॉक्स पर पड़ती है जिसमें रात को फ्रैंक को बंद किया जाना है। फिर खत्री उन्हें बॉक्स का मतलब समझाकर आगे एक घर की तरफ लेकर जाते हैं, वही घर जिसमें लॉरेन और मेगन की मौत हुई थी। लेकिन हम समझ पाते हैं कि क्योंकि फ्रैंक को आज सजा मिलने वाली है, इसलिए अब ये घर खाली माना जा रहा है और जिम टैबी को रहने के लिए ऑफर किया जा रहा है। मगर मेगन के कमरे की हालत को देखकर टैबी का दिमाग सुन्न हो जाता है। दीवारों और फर्श पर अब भी चारों तरफ खून के निशान होते हैं, जिसके बाद वो रोते रोते बाहर आ जाती है और कहती है कि वो इस गांव में रह नहीं सकती और उसे यहाँ के लोगों और इनके तौर तरीकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन जिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि इन्हीं लोगों ने उनकी और ईथन की जान बचाई है। वो कहता है कि वो इस जगह से 3 बार निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो इसी टाउन में लौट आए, तो जाहिर है ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। इसीलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इसे मानकर सरवाइव करना सीखने के। उधर बॉयड फ्रैंक की रिक्वेस्ट पर उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो पहले अपनी बेटी के साथ खेला करता था और उसने उसके लिए झूला लगाया था। फ्रैंक वहां बैठकर टूट जाता है, अपने खोए हुए परिवार को याद करके रो पड़ता है। हालांकि बॉयड बाहर से सख्त दिखता है, पर अंदर से वो भी बहुत दुखी और गिल्टी महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद को भी जिम्मेदार मानता है कि वो सबको बचा नहीं पाया। उधर कॉलोनी हाउस में एलिस ईथन के लिए एक वॉकिंग स्टिक बना देता है ताकि वो पैर में चोट के बावजूद चल सके। वहीं फातिमा और जूली भी बैठे होते हैं और तभी फातिमा से बात करते करते जूली को महसूस होता है कि इस टाउन में लोग सचमुच एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि सब यहाँ अकेले हैं और किसी न किसी सहारे की जरूरत सबको है। इसके बाद जब ईथन अपनी वॉकिंग स्टिक के सहारे कॉलोनी हाउस के पीछे की तरफ जाता है तो उसे वहाँ विक्टर दिखाई देता है, जो पैरों से कदम गिनते हुए पेड़ों के बीच का फासला नाप रहा होता है। असल में वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या रात में सचमुच ये पेड़ अपनी जगह बदलते हैं या नहीं। इसी बीच ईथन उससे उस सफेद कपड़ों वाले लड़के के बारे में पूछता है जिसे उसने खिड़की के बाहर देखा था, लेकिन विक्टर थोड़ी दूरी बनाकर बात करता है और ज्यादा खुलता नहीं, क्योंकि पिछली रात जूली उससे घबराई हुई थी और उसे डर है कि कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें। अब ईथन फिर से उस सफेद कपड़े वाले लड़के के बारे में विक्टर से पूछता है, तो ये सुनकर विक्टर एकदम से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि पुराने समय में वो बॉय इन वाइट उसे भी दिखाई देता था।
इसलिए वो ईथन से कहता है कि अगर अगली बार वो उस सफेद कपड़े वाले लड़के को देखे तो उसकी तरफ से उसे हाय बोले। इतने में हम देखते हैं कि वहां जूली आ जाती है। उसे विक्टर पहले से ही थोड़ा अजीब और पागल टाइप लगता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई ईथन को उसके पास से हटाकर अंदर ले जाती है। विक्टर ये सब देख और समझ भी लेता है, इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उधर जेड अब भी मजे में टाउन को एक सेट और लोगों को एक्टर्स समझते हुए इधर उधर घूम रहा होता है। फिर घूमते घूमते उसे गांव में एक स्टोरेज हाउस दिखाई देता है जो किसी पुराने बंकर के जैसा था। अब जेड अंदर जाकर लाइट ऑन करता है तो उसे एक आदमी की सड़ी हुई लाश दिखाई देती है जिसका शरीर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ होता है। लेकिन अचानक वो लाश जेड की तरफ देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे जेड घबराकर पीछे की तरफ गिर जाता है और उसी दौरान उसकी नजर छत पर बने एक अजीब से सिंबल पर पड़ती है, जिसके अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यानी आवाज बंद, लाश फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जेड को अब लगता है कि ये जगह भी उसी सेट का हिस्सा है और इसे जानबूझकर डरावना डिजाइन किया गया है, इसलिए वो फिर से हंसता है और बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में अब भी ये चल रहा होता है कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा और उसे उस गेम के क्लूज ढूंढने होंगे। दूसरी तरफ बॉयड पहली बार चर्च के अंदर फादर खत्री से मिलने आता है। वहाँ उनकी बातचीत से पता चलता है कि बॉयड ने वो सजा वाला बॉक्स शुरुआत में सिर्फ एक डराने वाले नियम के तौर पर बनाया था, ताकि लोग जिम्मेदार बने और एक दूसरे की मदद करें और रूल्स को फॉलो करें, जबकि उसका असली इरादा किसी को सच में बॉक्स में डालकर मॉन्स्टर्स के हवाले करना नहीं था। पर फादर खत्री बॉयड को समझाते हैं कि अगर अब वो अपने ही बनाए नियम तोड़ देगा तो पूरा टाउन रूल्स को हल्के में लेने लगेगा। वो उसे याद दिलाते हैं कि बॉयड के आने के बाद से ही यहाँ पर मौतें कम हुई हैं। साथ ही सबने साथ मिलकर सिस्टम बनाया है, जिस वजह से पूरे 96 दिन तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। यानी बॉयड ने ही ताबीज खोजे, जिसकी वजह से रात को मॉन्स्टर्स घर के अंदर नहीं घुस पाते, इसलिए लोग जिंदा हैं। साथ ही वो ये भी पॉइंट करते हैं कि अगर बॉयड फ्रैंक को बचा लेगा तो बाकी के लोग भी अपनी गलतियों को हल्के में लेने लगेंगे और फिर यहाँ पर अराजकता फैल सकती है। ये सब सुनकर भी बॉयड अंदर से दुविधा में रहता है और गुस्से में खत्री से कहता है कि एक फादर होने के नाते उसे सॉफ्ट रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि सजा के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर बहस के बाद बॉयड वहां से निकलकर सीधा फ्रैंक के पास जाता है और वो ताबीज फ्रैंक के हाथ में देकर कहता है कि अगर वो चाहे तो रात से पहले पहले टाउन से करीब 10 मील दूर बने एक छोटे से घर में जाकर रह सकता है, जहां उसे मॉन्स्टर से सुरक्षा मिल जाएगी और बॉयड बाकी लोगों से कोई बहाना बनाकर उसे गायब दिखा देगा। इसके बाद बॉयड उस जगह पर पहुंचता है जहां जिम, टैबी, ईथन, जूली और बाकी टाउन वाले इकट्ठा होते हैं। असल में आज चूजिंग डे है, यानी सबके सामने ये तय होना है कि नए लोग कॉलोनी हाउस में रहेंगे या टाउन में। कॉलोनी हाउस में सब मिलजुल कर रहते और शेयर करते हैं, जबकि टाउन में सबके पास अपना अलग घर और थोड़ी प्राइवेसी होती है। तभी सबको शॉक करते हुए फ्रैंक वहां आ जाता है, जो भागा नहीं था। वो ताबीज वापस से बॉयड को थमाता है और खुलकर कहता है कि अगर बॉयड उसे बचा लेगा तो बाकी लोगों का उसके रूल्स पर से भरोसा उठ जाएगा। वो कहता है कि अपनी लापरवाही की वजह से उसने अपनी बीवी और बेटी को खोया है और वो इस बोझ के साथ जीना नहीं चाहता और ना ही वो ये चाहता है कि बॉयड उसके लिए अपनी ईमानदारी और नेतृत्व वाली छवि दांव पर लगाए। अब फ्रैंक के ये शब्द सुनकर वहां खड़े लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त जेड भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे ये पूरा सीन किसी ड्रामे जैसा लगता है। वो जोर जोर से हंसने और ताली बजाने लगता है, जैसे कोई स्टेज शो चल रहा हो। साथ ही हम देखते हैं कि सामने रखे फ्लावर्स का मतलब कॉलोनी हाउस था और रॉक यानी पत्थर का मतलब टाउन था। अब बॉयड गुस्से में जेड को पकड़कर कहता है कि अभी यही फैसला करो, कॉलोनी हाउस या टाउन। तो जेड मजबूरी में सही गलत समझे बिना पत्थर पर हाथ रख देता है, यानी टाउन को चुन लेता है। इसके बाद कैनी आगे आता है और कहता है कि वो जेड को कुछ दिखाने ले जाना चाहता है ताकि उसकी आंखें खुल सके, लेकिन जेड जाते जाते भी बॉयड को धमकी देता है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन असलियत ये थी कि उसकी खुद की जिंदगी पहले से ही पूरी तरह से बदल चुकी थी, बस उसे अभी एहसास नहीं हुआ था। इधर जिम, टैबी और ईथन टाउन में रहना चुनते हैं, लेकिन जूली अपने माता पिता से नाराज होकर फैसला करती है कि वो कॉलोनी हाउस में रहेगी। उसे हमेशा से लगता था कि उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुनते, इसीलिए वो वहाँ थोड़ी फ्रीडम चाहती थी। टैबी उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो भी टाउन चुने, लेकिन रूल्स के हिसाब से एक बार चॉइस हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन बॉयड टैबी से वादा करता है कि उसका बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में जूली का ध्यान रखेगा और उसे सेफ रखेगा। खैर, अब जैसे तैसे अंधेरा होने लगता है। सब लोग आखिरी बार फ्रैंक से मिलते हैं, उसे गले लगाते हैं और फिर उसे बॉक्स में बंद कर देते हैं,
साथ ही दोस्तों याद रखिए कि बॉक्स के अंदर कोई ताबीज नहीं है, यानी रात को वो मॉन्स्टर्स के सामने पूरी तरह से असुरक्षित होगा। उधर अब कैनी जेड को लेकर ग्रेवयार्ड में आता है। इधर जेड अब भी बॉयड पर गुस्सा निकाल रहा होता है, उसे बुरा भला कह रहा होता है। लेकिन फिर इस सब पर यकीन दिलाने के लिए कैनी उसे टोबी की लाश दिखाता है, जिसे मॉन्स्टर्स ने आधा खाया हुआ होता है। शुरू में जेड को ये भी किसी स्पेशल इफेक्ट या प्रॉप जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसे उसकी बदबू महसूस होती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। फिर जेड की हंसी रोने में बदल जाती है और उसे पहली बार समझ में आता है कि यह जगह सचमुच रियल है। लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता था कि टोबी को चाकू मारने वाली सैरा थी। खैर, अब कैनी जेड को संभालते हुए उसे अपने घर ले आता है, जहां मिसेज लिव अब भी अपने पति की मौत का शोक मना रही होती है। अब कैनी अपनी माँ से कहता है कि जेड अब उनके घर के ऊपर वाले कमरे में रहेगा, तो मिसेज लिव अपने बेटे की बात मान जाती हैं। यहीं हमें एक और डिटेल पता चलती है कि कैनी का असली नाम फोहवा था, लेकिन वो हमेशा से एक अमेरिकन नाम चाहता था, इसलिए सब उसे कैनी बुलाते थे। इसके बाद रात को सीन बॉक्स पर आता है। यहाँ फ्रैंक अकेला अपनी बेटी और बीवी को याद कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे बाहर मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद वो बॉक्स के पास आकर उसे घेर लेते हैं और फिर बॉक्स को तोड़ते हुए अंदर घुसकर फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। और उसकी इन्हीं चीखों के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे सीजन 1 के शुरू के 3 एपिसोड्स। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के दोनों एपिसोड्स। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज देखना पसंद है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपको जल्द ही मिलूंगा आगे के एपिसोड्स के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।